अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने छठा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस किया। देन हम लोगों ने फिर उसकी काजेज़ डिस्कस की कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। देन हमने बात की एनर्जेटिक्स की कि जब एक बॉन्ड बनता है तो एनर्जी के अंदर क्या चेंज आता है। आज हम डिस्कस करेंगे एटम के साइज़ के बारे में कि एटम का साइज़ कैसे मेजर किया जाता है, एटम के साइज़ का क्या रोल होता है एक एटम की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पहले 4 चैप्टर डिस्कस किए, इसमें हम लोगों ने सीखा था कि हमने ये बातें भी पढ़ी थी कि जो एटम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी मैटर की, जो मैटर डेफिनेटली जो कि एटम से बनता है, मैटर की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो उसके साइज़ पर ही डिपेंड कर रही होती हैं। आप लोगों ने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जब आयनिक सॉलिड पढ़े थे तो आपने कहा था कि आयनिक सॉलिड की शेप क्या होगी, उसका साइज़ क्या होगा, दैट डिपेंड अपॉन द साइज़ ऑफ आइंस। तो मीन्स कि जो एटम का साइज़ है, आयन का साइज़ है, वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में। जैसे आप लोगों ने एक बात पढ़ी थी नोबल गैसेस में, नोबल गैसेस पिछला जो ग्रुप है हमारे पास, हैलोजन फैमिली जो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, उसमें हम देखा था कि जो फ्लोरीन, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ, फ्लोरीन का साइज़ बहुत स्मॉल होता है तो वो गैशियस फॉर्म में होती है। आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा होता है तो वो सॉलिड फॉर्म में होती है। देखो, साइज़ का चेंज होने से उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में काफ़ी सारा फ़र्क आ जाता है। तो मेन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर डिपेंडेंट अपॉन दी एटॉमिक साइजेस। इसी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जिनमें आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा, रिएक्टिविटी आ जाएगा। वो भी साइज़ पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रही होती हैं। रिएक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है साइज़ के ऊपर। तो मीन्स के एटम का साइज़ बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है एक मैटर की, एक एटम की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, लाइक इट्स फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक एटम का साइज़ कैसे मेजर किया जाता है। साइज़ होता है, हमने बात तो कर दी कि इसका काफ़ी मेजर रोल होता है। तो हम सबसे पहले ना ये कंसिडर करते होते हैं कि एटम जो होता है हमारे पास वो स्फेरिकल होता है। सेंटर में उसका न्यूक्लियस होगा, पॉजिटिव कोर, और सराउंडिंग में उसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। हम ये कंसिडर करते हैं कि एटम स्फेरिकल है। फिर ये कंसिडर करने के बाद फिर हम जो एटम का साइज़ है ना, वो रेडियस की फॉर्म में मालूम करते होते हैं। अब रेडियस हम लोग 3 तरह के मालूम करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है एटॉमिक रेडियस, हमारे पास आ जाता है आयनिक रेडियस और हमारे पास आ जाता है सिंपली कोवलेंट रेडियस। ठीक है। तो मीन जब हम एटम का साइज़ मालूम करेंगे वो किस फॉर्म में मालूम करेंगे, या तो एटॉमिक रेडियस की फॉर्म में मालूम करेंगे, या फिर आयनिक रेडियस की फॉर्म में मालूम करेंगे, या फिर कोवलेंट रेडियस की फॉर्म में मालूम करेंगे। अब ये जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, हम तीनों को आज कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे उस तरीके से समझेंगे। तो हम लोग जब भी एटम का साइज़ मालूम करेंगे तो इन तीनों फॉर्म मालूम करेंगे, रेडियस की फॉर्म मालूम करेंगे, या तो एटॉमिक रेडियस की फॉर्म में, या आयनिक, या फिर कोवलेंट रेडियस की फॉर्म में। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप एटम का साइज़ किस कंपाउंड में मालूम कर रहे हैं। अगर आप एटम का, लेट्स से बात करता हूँ सोडियम की, तो अगर आप सोडियम का, जो सोडियम एक एटम है, अगर आप इस एटम का रेडियस मालूम कर रहे हो और वो NaCl कंपाउंड में मालूम कर रहे हो, तो ये तो एक आयनिक कंपाउंड हो गया। तो आयनिक कंपाउंड में जो एक एटम जो कि आयन की फॉर्म में मौजूद है, उस आयन का जो रेडियस होगा दैट विल बी आयनिक रेडियस। और कोवलेंट कंपाउंड की बात कर लो, HCl की बात कर लो, इस कोवलेंट कंपाउंड में जो H का रेडियस होगा, अब ये कोवलेंट कंपाउंड में, तो फिर हम इसको कोवलेंट रेडियस बोलेंगे। हम आगे इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, मैं फ़िलहाल सिर्फ आपको इंट्रो दे रहा हूँ कि हम जब भी एटम का साइज़ मालूम करेंगे तो वो रेडियस की फॉर्म में मालूम करेंगे। अब रेडियस क्या होता है? रेडियस ही बेटा सिंपली एक एटम का न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, दैट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इट्स आउटर मोस्ट शेल, इस रेडियस, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते होते हैं रेडियस। इसको स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो एटम का साइज हम इन द फॉर्म ऑफ रेडियस मालूम करते होते हैं। रेडियस 3 तरह के हम लोग मालूम करेंगे, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस। अब रेडियस को एटॉमिक रेडियस कब कहेंगे, आयनिक कब कहेंगे, कोवलेंट कब कहेंगे, ये हम आज डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर उम्मीद आप लोगों को। अच्छा जी, तो हमने बात कर ली रेडियस, साइज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी में। और जब हम एटम को स्फेरिकल कंसिडर करते हैं तो धर इन द फॉर्म ऑफ रेडियस हम लोग उसका साइज़ मालूम करते होते हैं। अब रेडियस 3 तरह का हम लोग मालूम करते हैं, एटॉमिक, आयनिक, कोवलेंट। अब 3 तरह का क्यों होता है? क्योंकि एक एटम है वो आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में भी होता है, अकेला एटॉमिक फॉर्म में भी होता है, और कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्म में भी होता है। अगर कोवलेंट कंपाउंड में उसका साइज़ मालूम करोगे, उसका रेडियस मालूम करोगे, दैट विल बी कोवलेंट रेडियस। आयनिक कंपाउंड की फॉर्म मालूम करोगे, दैट विल बी आयनिक। और एटॉमिक फॉर्म मालूम करोगे, दैट विल बी इट्स एटॉमिक रेडियस। ठीक होगी बात। अच्छा,
इसके बाद एक और चीज़ आती है कि एटॉमिक रेडियस भी आप लोगों को उम्मीद है क्लियर हो गया। एक और बात आती है कि आप ना का ये बात कही जाती है कि आप कभी भी एक एटम का एग्जैक्ट साइज़ मालूम नहीं कर सकते। अब साइज़ इन द फॉर्म ऑफ हमने रेडियस मालूम करना है, तो मैं रेडियस की बात करता हूँ। आप कभी भी एक एटम का एग्जैक्ट या प्रिसाइज रेडियस मालूम नहीं कर सकते, ये साइंटिस्ट कहते हैं। इसके पीछे बेटा दो रीज़न्स होती हैं। अब वो रीज़न भी वैलिड रीज़न है हमारे पास। तो मैंने बात कही है कि एक एटम का रेडियस कभी भी प्रिसाइजली डिटरमिन नहीं किया जा सकता, कभी भी एक्यूरेटली डिटरमिन नहीं किया जा सकता। उसके पीछे दो रीज़न होती हैं। पहली रीज़न ये होती है कि एक एटम है, उसके न्यूक्लियस का तो हमें पता है सेंटर मौजूद है, लेकिन जब उसके इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है तो उसके इलेक्ट्रॉन की बेटा कोई भी एक शार्प बाउंड्री नहीं होती। मतलब हमें नहीं पता होता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा 24 घंटे इसी रास्ते में मूव करेगा, नहीं। इलेक्ट्रॉन कभी हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। अगर लेट्स सपोज हाइड्रोजन की बात कर दो जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर होगा, इस रास्ते मूव कर रहा होगा, कभी इस रास्ते मूव कर रहा होगा। इवन के कहते हैं कि न्यूक्लियस से अगर आप बहुत दूर चले जाओ, यहाँ पर भी चले जाओ, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होती। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मिल जाता है। मीन्स हमें पता ही नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ पर कोई शार्प बाउंड्री एटम की होती नहीं है, तो इसीलिए हम नहीं मालूम कर सकते कि एटम का रेडियस ये है या फिर ये वाला है। हाँ, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, मीन हमें 95% इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलता है, 95% चांसेस यहाँ मिले, तो हम फिर एटम का रेडियस ये मालूम कर लेते हैं कि यहाँ से वहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट विल बी दी रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, लेकिन ये प्रिसाइज तो नहीं है ना, एटम का इलेक्ट्रॉन हर वक्त तो यहाँ पर नहीं होगा, वो कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर। हाँ, जहाँ पर वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है तो हम इसलिए कहते हैं कि दैट इज़ द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर हुई बात? तो ये भी तो प्रिसाइज नहीं है ना, ये भी तो सिर्फ 95% प्रिसाइज है। क्लियर हुई बात? कि एक रीज़न ये है कि एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। एटम का मे बी आउटर शेल यहाँ पर हो, मे बी यहाँ पर हो, यहाँ पर। क्यों यहाँ पर हो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कहीं भी रिवॉल्व कर सकता होता है। क्लियर हुई बात? वो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इवन के साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आप न्यूक्लियस से बहुत दूर चले जाओ, यहाँ पर चले जाओ, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कभी भी ज़ीरो। प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होने का मतलब ये होता है कि वो यहाँ पर भी हमें मिल जाता है कभी कभार, कि अगर आप न्यूक्लियस से यहाँ पर जाओ तो यहाँ पर भी उसका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। क्लियर होगी बात? एक ये रीज़न है कि कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, हम उसका कभी भी प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। सेकंड चीज़, एक एटम है, लेट्स सपोज यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है वो नेबरिंग एटम से भी डिस्टर्ब होती रहती है। नेबरिंग एटम से कैसे डिस्टर्ब होती है? बेटा ड्राइंग मेरी थोड़ी सी इग्नोर कीजिएगा, आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, जानती है मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है। अच्छा, मेन चीज़ आपने कंसेप्ट ले लेना यहाँ से। अच्छा, तो नेबरिंग, दूसरी पहली बात ये होगी कि उसकी शार्प बाउंड्री नहीं होती। सेकंड चीज़ हमारे पास कि नेबरिंग एटम का इफेक्ट भी होता है एक एटम के साइज़ के ऊपर। कैसे होता है? आप लोगों ने, जब हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ रहे थे, हमने वहाँ पर पोलराइजेबिलिटी भी पढ़ी थी, हमने वहाँ पर इफेक्ट पढ़ा था नेबरिंग एटम का। क्या था हमारे पास? अब बेटा मैं बात करता हूँ, ये एक एटम है, इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मौजूद है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड थिक है, इफेक्टिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो इसकी जो मूवमेंट होगी वो यहाँ पर तो नहीं होगी, वो थोड़ी सी अंदर की तरफ चली जाएगी। मेरी बात बेटा पिक करनी है आप लोगों ने। ये इलेक्ट्रॉन जब इसको रिपेल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन फिर इससे दूर मूव कर जाएगा। पहले यहाँ पर मूव कर रहा था, अब वो यहाँ पर मूव करेगा। अब देखो क्या एटम के साइज़ के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा? पड़ गया हमारे पास। देखो पहले इतना साइज़ उसका इतना बड़ा था, अब उसका साइज़ थोड़ा सा पिचक गया, कम हो गया। क्यों? ड्यू टू रिपल्शन। अब अगर इसके इन्वर्स बात की जाए, क्लाउड इतना इंटेंस नहीं है, कम है, थिक नहीं है, थिन है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज थिक है, तो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को तरफ खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ मूव कर रहा था, फिर यहाँ मूव करना शुरू कर देगा, मीन उसका साइज़ बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या कि अगर नेबर में कोई एटम मौजूद हो वो भी साइज़ को काफ़ी इफेक्ट कर रहा होता है। अगर नेबर में एटम मौजूद है तो अगर उसके नेबर में एटम मौजूद है तो डेफिनेटली उसका साइज़ वो साइज़ नहीं होगा जो उसका एक्चुअल होगा। या तो वहाँ पे रिपल्शन हो रही होगी या अट्रैक्शन वहाँ पे हो रही होगी। जारी बात है, करीब करीब आएंगे तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे होगा। या रिपल्शन होगी तो साइज़ कम हो जाएगा, लेट्स सपोज बात करता हूँ। अट्रैक्शन होगी तो साइज़ बढ़ जाएगा। बात पहले पड़ रही मेरी? ठीक है, तो ये दो रीज़न्स होती हैं। एक तो ये कि शार्प बाउंड्री नहीं होती, इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है, तो साइज़ हम कभी भी प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। दूसरा, नेबरिंग एटम जो होते हैं उसकी रिपल्शन और अट्रैक्शन की वजह से साइज़ भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये दो रीज़न होती हैं कि एटम कभी भी आप लोग उसका प्रिसाइज रेडियस मेजर नहीं कर सकते। बेटा ये 2 नंबर का शार्ट भी आता होता है कि वाई वी कैन नॉट मेजर द एग्जैक्ट साइज ऑफ एन एटम।
तो उसकी 2 रीज़न होती है, देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम एंड द अदर वन इज़ द रेडियस ऑफ एन एटम मे बी इफेक्टेड बाय द नेबरिंग एटम। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब बात की जाए एटम का रेडियस मेजर कैसे करते होते हैं। सिंपली, इतनी मुश्किल बात नहीं हमारे पास, आपके पास एटम का रेडियस मेजर करने का सिंपल सा मेथड है कि आपके पास एक लेट्स सपोज हाइड्रोजन एटम की बात करता हूँ, वो जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है हमारे पास इस तरीके से, इसका सेंटर न्यूक्लियस होगा और यहाँ पर होगा, ठीक है। अब दोनों एटम की बाउंड्रीज आपस में ऑलमोस्ट टच कर रही होंगी। अब कहते हैं कि रेडियस हम कैसे मेजर करते होते हैं। लेट्स सपोज ये एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है, सॉरी, दूसरे एटम का न्यूक्लियस हो गया हमारे पास। अब दोनों जब जुड़ेंगे, जब दोनों बॉन्ड बनाएंगे बेटा, आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसे उनकी बाउंड्रीज आपस में ऑलमोस्ट शेयर हो रही होंगी, जुड़ रही होंगी, ऐसी बात है ना। कहते हैं एक्सरे के ज़रिए हम लोग दो एटम के दरमियान का ये जो डिस्टेंस है, जिसको मैंने लाइन से रिप्रेजेंट किया है, एक्सरे के ज़रिए हम लोग ये डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, ठीक है। फिर इस डिस्टेंस का जो हाफ होगा दैट विल बी द रेडियस ऑफ दिस एटम। क्लियर? हम क्या करते हैं, हम एक्सरे के ज़रिए दो एडजेसेंट एटम के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड कर, एक्सरे फाल करते हैं ना, फाल करते हैं तो एक्सरे यहाँ से पास कर जाएंगी, इस रीजन से पास कर जाएंगी। यहाँ से तो न्यूक्लियस है ना, हैवी मटेरियल, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैग या रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा, लेकिन यहाँ पर तो नहीं होगा, ये तो स्पेस होगी। यहाँ से एक्सरे गुजर जाएंगी, हम फिर ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे थ्रू एक्सरे या थ्रू अदर एनी अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, थ्रू एनी अदर रेडिएशंस, ठीक है। हम ये डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, जितना डिस्टेंस होगा, देखो इस डिस्टेंस का हाफ क्या है, इसका रेडियस है हमारे पास, इसका डिस्टेंस का हाफ इसका रेडियस बन गया, इसका हाफ इसका, अगर दोनों सिमिलर एटम है तो दोनों का रेडियस सेम होगा हमारे पास, तो इसका जो हाफ होगा दैट विल बी द रेडियस ऑफ दिस एटम, इसका हाफ दैट विल बी द रेडियस ऑफ दिस एटम। बात पहले पढ़ी कि हम एक्सरे के ज़रिए दो एडजेसेंट एटम के दरमियान डिस्टेंस मालूम करते हैं और जो डिस्टेंस का हाफ होता है वो इसका रेडियस होता है। अगर हमें डिस्टेंस पता चल गया तो हमें पता है जो डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस इसका है, हाफ इसका है, तो हाफ विल बी द रेडियस ऑफ दिस एटम, दिस हाफ विल बी द रेडियस ऑफ दिस एटम। तो ये तरीका होता है बेटा रेडियस फाइंड करने का एटॉमिक। क्लियर होगी बात? ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास बुक में ना पेज नंबर 157 पे टेबल दिया हुआ है जिसमें तमाम एटम के रेडियस दिए हुए हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसके बाद उन्होंने आगे ट्रेंड बताया हुआ है कि ट्रेंड क्या है एटॉमिक रेडियस का टेबल के अंदर, ठीक है। मैं आपको मेजर बातें बताता हूँ कि उनका ट्रेंड क्या होना चाहिए। अच्छा बेटा, जब हमारे पास टेबल में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ग्रुप्स और दूसरे हमारे पास होते हैं पीरियड्स, ठीक है। टॉप टू बॉटम हमारे पास एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप जो वर्टिकल हमारे पास कॉलम्स होते हैं हम उनको ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं हम उन लोगों उनको क्या बोलते हैं, पीरियड्स। क्लियर होगी बात? अच्छा, पीरियड्स बेटा हमें किस चीज़ के बारे में बताते होते हैं, नंबर ऑफ शेल के बारे में। जो पहली रो होगी दैट विल बी फर्स्ट पीरियड। अब इसमें जितने भी एटम होंगे सब के अंदर एक शेल होगा बेटा, ठीक है। सेकंड पीरियड में 2 शेल होंगे, थर्ड पीरियड में 3 शेल होंगे, चौथे पीरियड में 4 शेल होंगे। मीन जो पीरियड का नंबर होता है ना वो हमें उस पीरियड में रहने वाले तमाम एलिमेंट्स के शेल के बारे में बताता होता है। मीन अगर कोई एलिमेंट यहाँ पर है, लेट्स सपोज ब्रोमीन है, ब्रोमीन तीसरे पीरियड में होता है, मीन ब्रोमीन के अंदर हमारे पास बेटा 3 शेल होंगे, 1 2 और 3। अगर यहाँ पे हमारे पास आयोडीन है चौथे पीरियड में तो उसके अंदर बेटा 4 शेल होंगे। क्लियर होगी बात? मीन क्या, जब पीरियड बढ़ता जाता है हमारे पास, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बेटा ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है। जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो ग्रुप सेम रह रहा है, ठीक है, लेकिन पीरियड का नंबर बढ़ता जाता है 1 2 3 4। मतलब जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो ग्रुप के अंदर, क्योंकि वर्टिकल कॉलम तो ग्रुप होते हैं, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे। एक शेल देखो ना, शेल बढ़ते जा, जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, 1 शेल 2 शेल 3 शेल 4 शेल। मतलब जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो फिर साइज़ को बढ़ना चाहिए। देखो ना, जब एक शेल होगा तो इतना साइज़ होगा, 2 शेल होंगे तो इतना साइज़ होगा, थर्ड होंगे इतना साइज़ होगा। मीन जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो तो नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते जाएंगे तो एटम का रेडियस बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ता जाएगा तो हमारे पास उसका साइज़ भी बढ़ता जाएगा। क्लियर होगी बात? ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो न्यूक्लियस शेल के बढ़ने की वजह से हमारे पास साइज़ भी बढ़ता जाता है।
क्लियर होगी बात। लेकिन जब आप पीरियड में जब आप प्रेडिक्टेबल में टॉप टू बॉटम सेम ग्रुप में मूव करते हो तो साइज़ बढ़ता जाता है। उसकी एक रीज़न तो होगी नंबर ऑफ शेल का बढ़ना। बेटा सेकंड चीज़ होती है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये भी रोल प्ले करता है साइज़ के बढ़ने या कम होने में। इसका क्या काम होता है मैं वो डिस्कस करता हूँ। शील्डिंग इफेक्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं पर नहीं पढ़ा होगा तो हम लोगों ने क्लास में बात की थी। बेटा ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना हमारे पास, ये बात आपने सुनी है यहाँ से। अब शील्डिंग इफेक्ट किस चीज़ को कहते होते हैं? शील्डिंग इफेक्ट मतलब किस चीज़ को शील्ड कर देना, स्क्रीन कर देना। बट आउटर से जो इनर इलेक्ट्रॉन का जो शेल होता है ना, अब डेफिनेटली जब आप दूर जाते जाओगे तो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की रेशियो बढ़ती जाएगी, नंबर बढ़ता जाएगा। अब बेटा जब ये जो शेल है अब ये कम्प्लीटली फिल्ड होगा तब ही न्यू शेल वहाँ पे डेवलप होगा। ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है ना सी बात। जब ये कम्प्लीटली फिल्ड होगा मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे स्टेबल होते नहीं है, रुके नहीं होते, वहाँ पे मूव कर रहे होते हैं। मूव कर रहे होते हैं बेटा इतनी स्पीड के साथ इनर शेल में ये मूव कर रहे होते हैं ना कि न्यूक्लियस का जितना भी होल्ड होता है ना उसको यही इलेक्ट्रॉन का जो शेल है एब्जॉर्ब कर जाता है। मतलब न्यूक्लियस इन बैरूनी इलेक्ट्रॉनों को देख पाता ही नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन किसको देखते हैं? इन इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन में तो रिपल्शन होती है क्योंकि अब ये तो एक शील्ड का काम कर रहे हैं, एक स्क्रीन का काम कर। देखो इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, इन्होंने पूरा न्यूक्लियस को यहाँ पे सराउंड कर लिया है ऑलमोस्ट। ऐसी बात है ना। जब न्यूक्लियस को सराउंड कर लेंगे तो न्यूक्लियस की जितनी पॉजिटिविटी होगी, जितनी अट्रैक्शन होगी, वो सब तो ये शेल खा जाएगा, ये शेल पी जाएगा। अब ये न्यूक्लियस जब भी बाहर देखने की कोशिश करेगा यहाँ पे सामने इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस नज़र नहीं आएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों में अट्रैक्शन नहीं होगी। ये इलेक्ट्रॉन किसको देखेगा? इस इलेक्ट्रॉन को देखेगा। अब इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगी तो ये जो शेल होगा ये थोड़ा सा दूर मूव कर जाएगा। अब ये जो इनर आउटर से इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये एक एज अ शील्ड की फॉर्म, एक एज अ स्क्रीन बन जाते होते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन। ये जो इफेक्ट होता है ना इसको हम लोग कहते होते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आई कि आउटर से इनर इलेक्ट्रॉन जब कम्प्लीटली फिल्ड शेल हो जाता है तो वो शेल एक स्क्रीन की फॉर्म में, एक शील्ड की फॉर्म इख्तियार कर जाता होता है। ठीक है, जो क्या करती है, जो न्यूक्लियस और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक स्क्रीन, एक शील्ड का काम करती है। तो इलेक्ट्रॉन इसको देख नहीं पाते। अब देखते हैं तो किसको देखते हैं? इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर मूव कर जाते हैं। अब देखो पहले साइज़ इतना था, अब साइज़ बढ़ गया। मीन जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो साइज़ को बढ़ा देता होता है। ठीक है, अब जब आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। देखो न्यूक्लियस यहाँ पे शेल बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे भी शील्ड बन जाएगी, यहाँ भी शील्ड बन, जितने ज़्यादा शेल होंगे उतना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा। मीन जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो ग्रुप नंबर बढ़ता है, सॉरी पीरियड नंबर बढ़ता है, शेल बढ़ते जाते हैं, उस तरह शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है। तो ये दोनों जो फिनोमेना है साइज़ को बढ़ाते जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं टॉप टू बॉटम जाऊँगा प्रेडिक्टेबल के अंदर तो एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो साइज़ होता है वो बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि पीरियड नंबर बढ़ता है ना, 1 2 3 4 पीरियड नंबर बढ़ेगा। तो जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे एक शेल, दो शेल, साइज़ बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि शेल नंबर बढ़ता जा रहा है। शेल नंबर के बढ़ने से क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। क्लियर? 2 पॉइंट थे। टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ता है, हमने बात की ना कि क्या ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ता है। क्यों बढ़ता है भाई? 2 रीज़न हैं उसकी। एक नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं, शेल बढ़ते जा रहे हैं एक चीज़, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तीसरी चीज़ न्यूक्लियस का होल्ड ही नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, है ना सी बात। शील्डिंग होगी तो न्यूक्लियस का होल्ड नहीं होगा वहाँ पे। तो 3 फिनोमेना जो साइज़ को बढ़ा देते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं पीरियड में। जब आप बेटा पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, मैं बुक की एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ लोगों को। जब आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हो, मैं एग्जांपल देता हूँ सेकंड पीरियड की। इसमें हमारे पास आ जाता है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन। जब आप पीरियड में, ये सेकंड पीरियड है बेटा, मैंने बात की ना पीरियड नंबर, जब पीरियड होता है हमारे पास वो शेल नंबर के बारे में बताता होता है। अच्छा, मैं जब सेकंड पीरियड में टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करूँगा, देखो बेटा ये सारे के सारे सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं, मतलब इसमें भी 2 शेल हैं।
इसमें भी 2 शेल हैं, 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 इसमें 2 शेल। मतलब नंबर ऑफ शेल जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो तो नहीं बढ़ रहे, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे। सब में जितने, अगर इसमें 2 हैं तो इसमें 2 होंगे, अगर तीसरी बात इसमें 3 है तो इसमें 3 होंगे पूरे। जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो तो नंबर ऑफ शेल पे फ़र्क नहीं पड़ता होता। तो मीन साइज़ को नहीं बढ़ना चाहिए फिर, क्योंकि शेल नंबर नहीं पड़ रहा। तो फिर क्या साइज़ सेम रहेगा? नहीं, साइज़ नहीं सेम रहेगा। क्यों नहीं सेम रहेगा वो बात करता हूँ। बेटा लिथियम के पास 3 प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसका 4 एटॉमिक नंबर, इसके पास 4 प्रोटॉन, इसके पास 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 7, 8, 9 और 10। जब आप लेफ़्ट टू राइट बढ़ते जा रहे हो तो आपके सामने न्यूक्लियस पहले 1 है तो आगे 2 हो जाता है। जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, ऐसी बात है ना। न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जा रहा है ना। यहाँ पे 3 है, 4। जब आप लेफ्ट जाते जाओगे तो न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जाएगा हमारे पास। जब बढ़ता जाएगा तो क्या इसकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती जाएगी? जब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तो ये जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज़ोर से वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। अब जितना ज़ोर से उसको अपनी तरफ खींचेगा, मीन अब जब ये खींचेगा उसकी तरफ अपनी तरफ, तो पहले अगर यहाँ मूव कर रहा था तो फिर यहाँ मूव करेगा। मीन न्यूक्लियस चार्ज के बढ़ने से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो करीब करीब मूव करेंगे। पहले साइज जितना था फिर उसका साइज़ कम हो जाएगा। मीन जब हम लेफ़्ट राइट मूव करते जा रहे हैं न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ता जा रहा है। जब न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जाएगा, तो वहाँ पर अट्रैक्शन भी बढ़ती जाएगी बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो बताओ मुझे, क्या न्यूक्लियस का एटम का साइज़ कम नहीं होगा? कम होगा ना, क्योंकि शेल नंबर नहीं बढ़ रहा। जब शेल नंबर बढ़ेगा तो हमारे पास न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पास ले आएगा। पास लाएगा तो हमारे पास फिर एटम का साइज़ कम होता जाएगा। क्लियर हुई बात? अगर इसका साइज़ 2 शेल है, ये कितना होगा? दूसरा इतना, इसका ये कितना? दूसरा थोड़ा सा करीब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ गया। अब इसमें 5 प्रोटॉन होंगे तो इसका साइज़ और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पास ले जाएगा। और जब मैं क्लोरीन तक पहुंचूंगा तो इसका पहला शेल यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ गया यहाँ पर। क्लियर होगी बात? अब साइज़ यहाँ से वहाँ जा रहा है। देखो शेल इसमें भी 2, इसमें 2 है, लेकिन इसमें दूसरा शेल दूर, इसमें दूसरा शेल करीब है। क्यों करीब है? क्योंकि न्यूक्लियस ने खींच के उसको अपने पास ले आया है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस के पास पावर नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 प्रोटॉन थे। अब इसके पास बेटा 9 प्रोटॉन है। 9 प्रोटॉन और 3 प्रोटॉन फ़र्क होता है ना। अब ये खींच के पास नहीं ला सकता 3 प्रोटॉन, लेकिन ये 9 प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन खींच के पास ले आएंगे। क्लियर हुई बात? तो जब हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ते जाते हैं तो न्यूक्लियस का साइज़, एटम का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। क्लियर? अब बेटा ये दूसरे पीरियड के तक तो बात ठीक है, लेकिन जब मैं बात करूँ ना हायर पीरियड्स में, लाइक मेरे पास बात करूँ छठे पीरियड की बात करूँ, 7वें की बात करूँ, उनमें 6 शेल होते हैं, 7 शेल होते हैं। बेटा जब भी शेल का नंबर बढ़ता जाएगा ना, वहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट आता जाएगा। ठीक है? तो छठे पीरियड में, पहले दूसरे पीरियड की बात, दूसरे पीरियड में जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो ना तो साइज़ कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ता जा रहा है। ठीक है? शेल सेम है, न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ने से साइज़ कम होता जाएगा। लेकिन जब आप बात करते हो ना छठे पीरियड की, बड़े पीरियड्स की बात करते हो, तो बड़े पीरियड में लेफ़्ट टू राइट साइज़ इतना रेगुलरली कम नहीं होता जितना इसमें कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि छठे पीरियड में, 7वें पीरियड में नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते जाते हैं। जब नंबर ऑफ़ शेल बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट आएगा। शील्डिंग इफेक्ट आएगा तो फिर जो आउटर इलेक्ट्रॉन होंगे वो करीब नहीं जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे हमारे पास। बात पहले पढ़ी है। तो लेफ़्ट टू राइट साइज़ डिक्रीज़ होता है सिर्फ लोअर पीरियड्स में, दूसरे, तीसरे, चौथे में। जो हायर पीरियड्स हैं उनमें साइज़ कम नहीं होता। रेगुलरली बात होता है कम, लेकिन रेगुलरली नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट वहाँ पे हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो हमने ये बात सीखी कि एटॉमिक जो रेडियस होता है वो टॉप टू बॉटम बढ़ता होता है ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ शेल, और लेफ्ट टू राइट वो डिक्रीज होता है। क्लियर होगी बात? अच्छा।